राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आज मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि पॉलिटी का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, है ना। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कुछ। सर देखो, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और यदि सिंपल से शब्दों में इस शब्द का अर्थ बताऊं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम की भावना। क्या मतलब होता है? देश प्रेम की भावना। अब मैं इस राष्ट्रवाद शब्द को दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से, है ना। पहला है भावना के रूप में और दूसरा है विचारधारा के रूप में। यदि एक आइडियोलॉजी की तरह इसकी बात करें तो दोनों तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, जब भावना के रूप में, भावना, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये ह्यूमन फीलिंग की बात बता रहा हूँ, है ना। देखो, भावना के रूप में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने हितों को साइड में रख के पहले देश के हितों को प्राथमिकता दे, देश के प्रति समर्पित रहे, देश के लिए समर्पण की भावना रखे, है ना, तो इस तरीके का एक राष्ट्रवाद होता है। यदि एक विचारधारा के रूप में किसी की बात करें तो शासन प्रणाली से संबंधित इसमें राष्ट्रवाद आता है। जैसे कि अपने देश पे किसी दूसरे देश की अधिकार या उसका प्रभाव हमारी शासन प्रणाली पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का राष्ट्रवाद विचारधारा के रूप में देखने को मिलता है। अब भारत में यदि राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। इस शासन के मध्य ऐसे क्या कारण रहे कि भारतीय लोगों के बीच अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता पड़ी, है ना। तो वो जो राष्ट्रवाद जैसी भावना थी कि हमारे लिए भी एक अलग से देश होना चाहिए, भारतीयों के लिए भी एक अलग से देश होना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना को उत्तेजित करने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे, तो उसमें से यदि भारत में उदय के कारणों की बात करें तो उसमें पहला कारण है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। दोस्तों, भले ही 1857 की क्रांति असफल हो गई हो, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो परिवर्तन है, जो भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठी, जो लोगों का राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उठी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति में हालांकि पूरा भारतीय समुदाय शामिल नहीं था, लेकिन अपने भारतीय लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि यदि हम सब एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो इन अंग्रेज़ लोगों को, इन गोरी चमड़ी वाले लोगों को आसानी से भारत से बाहर निकाला जा सकता है ना। क्योंकि 1857 की क्रांति में मेन भूमिका थी वो सैनिकों की थी। क्रांतियाँ हुई थी, छावनियों में हुई थी। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, महिलाएं, ये सब इस क्रांति से बहुत दूर थी। दक्षिण भारत तो पूरी तरह शून्य था इस चीज़ से, है ना। तो इसके लिए, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति असफल हुई। लेकिन 1857 की क्रांति से लोगों के बीच में थोड़ी राष्ट्र प्रेम, थोड़ा सा राष्ट्र भाव जगा। बात आ गई समझ में। नंबर दूसरा है सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण। कौन सा? सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण। देखो दोस्तों, हमारे भारत देश में मेजॉरिटी में हिंदू लोग रहते हैं ना। तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चला है, जिसे उस समय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। अब इस सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में कुछ समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने भारत के जो हिंदू धर्म है उसमें जो बुराइयां थीं, चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, है ना, तो इन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जब इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे वो इनके आंदोलनों से जुड़े, इनकी संस्थाओं से जुड़े, जिससे कि भारत में एकता का सूत्रपात हुआ, जो कि आगे चलकर राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण बना। बात आई समझ में। नंबर तीसरा पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना। कौन सा? कांग्रेस की स्थापना। देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति का असफल होने का प्रमुख कारण यही था क्योंकि उस समय कोई प्रभावशाली नेतृत्व नहीं था, एक नेतृत्व नहीं था।
और सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद एक राजनीतिक मंच भारतीय लोगों को मिला। हमारा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। बड़े बड़े राजनेता कांग्रेस से जुड़े, जो भी काम किए जाते थे, जो भी आंदोलन किए जाते थे, के जो नेता थे उन्हीं के माध्यम से किए जाते थे। तो कांग्रेस को एज ए राजनीतिक मंच मिला, राजनीतिक मंच के रूप में इसका उपयोग किया गया। कांग्रेस की स्थापना हो जाने की वजह से आसानी से भारतीय लोगों ने एकजुट होकर काम करना स्टार्ट किया, जिससे कि देश में आज़ादी के लिए प्रयास किया गया। बात आई समझ में। नंबर 4, समाचार पत्रों का प्रभाव। कौन सा है? समाचार पत्रों का प्रभाव। देखो दोस्तों, हमारे जो समाज था उसको जागरूक करना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके जागरण के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई देखो अंग्रेज लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों पर, इस चीज़ को बताने के लिए क्रांतिकारी लोगों ने, आंदोलनकारियों ने समाचार पत्र निकाले। उन समाचार पत्रों में सरकार की आलोचना, है ना, और देश की आज़ादी के लिए नए नए प्रयास किए जाते थे। उसके लिए जो स्पीच लिखे जाते थे, है ना, जिसकी वजह से जो भारतीय लोग हैं उनमें थोड़ी जागरूकता आई। तो समाचार पत्रों का भी प्रमुख प्रभाव था। इसके बाद 5वां पॉइंट है यातायात व संचार का प्रभाव। एक्चुअली में अंग्रेज़ों ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए यातायात यानी रेलगाड़ी वगैरह, रेल परिवहन की सुविधा की थी। लेकिन आगे चलकर यही सुविधा इनके लिए, भारतीयों के लिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। देखो, जब अंग्रेज़ों ने रेल परिवहन की शुरुआत की थी तो उन्होंने इस उद्देश्य से की थी कि समुद्री तट जो बंदरगाह हैं उनसे आसानी से माल को भारतीय राज्यों में आसानी तक पहुंचाया जा सके और कच्चे माल को भारतीय राज्यों से निकालकर आसानी से बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। प्रारंभ में तो मालगाड़ियाँ स्टार्ट की थी, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन की गई थी, जिसके वजह से जो बम्बई का आदमी था वो भी कोलकाता जाने लगा, है ना। तो जब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, स्थानांतरण होने लगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, तो उन्होंने देखा यार, बम्बई वाले आदमी ने देखा कि यार जिस प्रकार का अत्याचार ये अंग्रेज़ लोग हमारे पे कर रहे हैं, उसी प्रकार का अत्याचार कोलकाता में हो रहा है। तो लोगों के बीच वो कनेक्टिविटी बढ़ी, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बात आई समझ में। अच्छा, और क्या हो सकता है? सर, कुछ ऐसे वायसराय थे अपने देश में जिनकी नीतियाँ इतनी कठोर थी कि जब भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार अब अपने को आज़ादी चाहिए, उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। जैसे कि एक वायसराय थे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। अब भाई इस बंदे ने क्या किया कि जो एक परीक्षा हुआ करती थी ICS, कौन सी परीक्षा? ICS, इंडियन सिविल सर्विस। इसकी जो अधिकतम एज थी उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। अब 21 से घटाकर, मैं अधिकतम वर्ष की बात कर रहा हूँ, अधिकतम आयु की, है ना। देखो तो 21 वर्ष, अभी जैसे IAS की परीक्षा लोग देते हैं तो उसमें 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है ना। 1 वर्ष के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो 22 की साल में कोई बंदा लग सकता है नौकरी। लेकिन इन्होंने जो अधिकतम आयु थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 19 कर दिया, यानी कि 20 साल का बंदा तो ओवर एज हो जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ से ये समझो कि भारतीयों ने एक तरफ से साइड लाइन कर दिया था कि तुमको तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि भारतीयों के बीच में वो धक्का लगा कि यार ये ना अपने को कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रहे हैं। एक एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ कि पूरी तरीके से इन्होंने ये जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। देसी समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, है ना। एक और घटना हुई कि उस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ रहा था, लेकिन उस समय महारानी भारत में आई हुई थी, तो उसके लिए शाही दरबार का आयोजन किया गया। उस शाही दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब पानी की तरह बहाया गया। ये भारतीयों ने देखा कि यार हम भारत के लोग हैं, भारत से ये लोग पैसा कमा रहे हैं,
जब हमारे देश के एक कोने में जहाँ अकाल पड़ रहा है उस जगह पैसा खर्च ना करके ये अपनी सुख सुविधाओं में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो लोगों का वहाँ से दिमाग खिसक गया कि यार ये ना कुछ ज़्यादा ही अपने को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद कुछ कुछ ऐसी दमनकारियाँ थी, दमनकारी नीति थी, जैसे कि लॉर्ड कर्जन है ना, 1905 का जो बंगाल विभाजन था, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा अति हो गई थी इनके अत्याचारों की। तो यहाँ से धीरे धीरे भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम की, देशभक्ति की भावना प्रफुल्लित हुई। उसके बाद अगला पॉइंट यदि मैं मानूँ तो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए कि इन भारतीय लोगों के माध्यम से इन पर शासन किया जाए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को कंपलसरी किया सब्जेक्ट, है ना। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भारतीय लोगों को पढ़ाना किया स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ज़्यादा जो लोग थे, भारत के लोग थे, वो क्लर्क, बाबू, ऐसी नौकरियों के लिए मतलब उपयुक्त तो थे। लेकिन इसके बाद एक जो बड़ी घटना हुई, क्या हुई कि लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख गए थे। अंग्रेजी पढ़ जाने के बाद, पढ़ना सीखने के बाद, वो जो अंग्रेजी साहित्य था, है ना, उसको उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने अमेरिका की क्रांति को भी पढ़ा, फ्रांस की क्रांति को भी पढ़ा, स्पेन की क्रांति को भी पढ़ा, जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ा, इटली का एकीकरण भी पढ़ा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो वैश्विक स्तर पर हो रही थी, उन सब को पढ़ा। तो इनको, जो भारतीय लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको लगा कि यार यदि हम प्रयास करें, यदि हम जिस तरीके से अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड को बाहर भगाकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यदि इसी प्रकार से हम भी प्रयास करें तो इन अंग्रेज़ों को अपने भारत देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें सामने आई, है ना। तो अंग्रेजी साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है सामने। नंबर 8वीं बात है भारतीयों का विदेश में जाना। भारतीयों का विदेश में जाना। देखो दोस्तों, भारत में रहकर जो भारतीय लोग हैं वो तो आज़ादी के लिए प्रयास कर ही रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन भी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो विदेशों में रहकर, चाहे वे इंग्लैंड में रह के कर रहे हों, चाहे कनाडा में, चाहे आयरलैंड में, चाहे अमेरिका में, इन जगह रहकर भी भारत की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे, है ना। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो शायद आई थिंक मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।